नमस्कार। मैं राजेश चौहान, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सोलन। जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम कोविड-19 की महामारी से जूझ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये संभव नहीं है कि हम लोगों के बीच में जाके कानून के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस कर सकें। हमें निर्देश हुआ है कि आप लोगों को कानून के विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में अवगत करवाएं। इसी निर्देश के पालना हेतु मैं आप सभी के समक्ष में हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001। ये जो एक्ट है ये 2001 में पास हुआ है और आज 2020 आ चुका है। ये जो एक्ट है इसका उद्देश्य क्या है, ये एक्ट को पास करवाने की क्या ज़रूरत पड़ी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जो सोशल ऑब्लिगेशंस है उसको पूर्ण करने में लोग असमर्थ हैं। जहाँ पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए लगा देते हैं, वहीं आज बच्चे जो अपना दायित्व है वो निभाने में असमर्थ हैं। इसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि इसकी जिम्मेवार क्या पेरेंट्स है क्या बच्चे हैं, लेकिन ये कटु सत्य है कि आज जो एज पेरेंट्स हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज हैं और इसी पर्पस को मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक्ट है 2001 इसको पास कराया गया है। एक लोगों में जनरल मिसकंसेप्शंस है कि जो गुजारा है, जो मेंटेनेंस है, ये अलग अलग एक्ट्स में है, इसके प्रोविजंस है, तो उसे किस एक्ट्स के अंदर जाना चाहिए। तो मैं ये आप सबको ये बता देता हूँ कि जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी सेक्शन धारा 125, 126, 127 और 128 में भी उसके प्रावधान किए गए हैं। इसी प्रकार से द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें भी कंपनसेशन का प्रावधान है। इसी प्रकार जो हिमाचल प्रदेश पंचायत राज एक्ट है सेक्शन 32 सब क्लॉज 2, वहाँ भी मेंटेनेंस का रेफरेंसेस है। और जो हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001 है, यहाँ भी इस प्रकार के प्रावधान हैं। तो इस एक्ट के विभिन्न पहलुओं को अवगत कराने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001 में जो सेक्शन 21 है वो बड़ा क्लियर टर्म्स में ये इसमें कह देते हैं कि दिस जो प्रोविजंस है इस एक्ट में, हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट में जो भी प्रोविजंस है, दे आर नॉट टू बी डेरोगेटरी टू सर्टेन लॉज। इसका मतलब ये है कि इसके जो प्रावधान है 2001 के एक्ट के जो प्रावधान है ये इन एडिशन टू डिफरेंट एक्ट्स हैं। अगर मेंटेनेंस का प्रावधान किसी डिफरेंट एक्ट में भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एक्ट के अंदर आवेदन नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि पंचायत की जो लिमिटेशंस है वो सिर्फ 500 रुपये तक की है और जो प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें डोमेस्टिक
रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना बहुत नेसेसरी है। इसी प्रकार से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत वाइफ्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स भी मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन जो ये हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001 है, ये बहुत वास्ट एक्ट है। इसमें ना सिर्फ माता पिता पेरेंट्स ही इसके दायरे में आते हैं, इसमें एक वर्ड है डिपेंडेंट्स, जो कि एक बहुत ही वास्ट वर्ड है। डिपेंडेंट्स इंक्लूड्स पेरेंट्स, चाइल्ड यानी कि चिल्ड्रंस, और इट ऑल्सो ये ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स भी अपना जो मेंटेनेंस है इस एक्ट के तहत ले सकते हैं। ये एक आज समाज में, सोसाइटी में एक नया सोशल ऑर्डर आ गया है, जहाँ पेरेंट्स आजकल अकेले रहते हैं और उनके देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। तो उस उद्देश्य, उस पर्पस को मद्देनज़र रखते हुए जो इस एक्ट की सेक्शन 3 है, उसके तहत एक एप्लीकेशन आएगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर पेरेंट्स बहुत ओल्ड है, एज्ड है, तो एप्लीकेशन कौन देगा? तो इस एक्ट के तहत ये प्रोविज़न बहुत ही वास्ट कर दिया गया है। इसमें ना कि ऑन एग्रीव्ड पर्सन्स यानी कि पेरेंट्स ही को ही अधिकार नहीं दिया गया है। इस एक्ट के तहत कुछ अप्रूव्ड पर्सन्स हैं, वो भी पेरेंट्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। वैसे ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेक्शन 20 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो भी एप्लीकेशन आवेदन दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन्हें अप्रूव करती है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो कि सोशल वेलफेयर में एंगेज हैं, और कौन से पर्सन्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर, पर्सन प्रोफेशनली इंगेज इन प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द फैमिली। ये सभी लोग पेरेंट्स या डिपेंडेंट्स के बिहाफ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो सब डिविजनल लेवल्स के कोर्ट है, ये हर सब डिविजन्स पे नहीं है, तो इसलिए जो ये एप्लीकेशंस देनी है, ये सब डिविजनल ऑफिसर जो सिविल है, जैसे कि एसडीएम साहब हैं, उनको ये एप्लीकेशन दी जा सकती है और वहाँ अपना ब्रीफ कॉज, कारण आप दे सकते हैं कि क्यों आपने ये आवेदन किया। और इसका जो रूल्स है, इस एक्ट के अंदर रूल्स हैं, 2002 में ये रूल्स बने हैं। इसमें एक फॉर्मेट है इसमें कि किस प्रकार से ये एप्लीकेशंस आएगी, उसके तहत आप एप्लीकेशंस दे सकते हैं कि आप कैसे एग्रीव्ड हैं, और उसी एप्लीकेशंस को ट्राइब्यूनल में जब आप जमा करवा देंगे, वहाँ से आपको एक रिसीप्ट मिलेगी इसकी एक्सेप्टेंस की, और उसके बाद इसमें नोटिस होगा रिस्पोंडेंट्स को। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस एक्ट के अंदर है कि जब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं, तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पेरेंट्स अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर देते हैं, और जब तक बच्चों का लालच होता है तो वो पेरेंट्स की सेवा टहल करते हैं। लेकिन जिस दिन वो अपनी प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट या सेल बच्चों के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद से एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ये कटु सत्य है सोसाइटी का कि जब इंसान का मतलब निकल जाता है तो उसका बिहेवियर चेंज भी होने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस एक्ट के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान है, वो है कि अगर अच्छे रिलेशंस में पेरेंट्स ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर दी है, और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आती है, और बच्चे अपने पेरेंट्स की केयर, देखभाल नहीं करते हैं या डिपेंडेंट्स की देखभाल नहीं करते हैं, तो इसी एक्ट के अंदर प्रावधान है
कि वो जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है तो उसको इलीगल करने का प्रावधान है। तो उसके तहत एक प्रजम्पशन आ जाती है कि जो प्रॉपर्टी पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र की है वो आउट ऑफ फ्रॉड कोर्शियन के कारण हुई है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, उसमें फ्री विल पेरेंट्स की नहीं मानी जाएगी। इन अदर वर्ड इसमें सिंपल है कि इस एक्ट के आने के बाद अगर कोई पेरेंट्स बाय वे ऑफ गिफ्ट या फिर अदरवाइज एनी मोड ऑफ ट्रांसफ़र वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कंडीशंस के साथ कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे या फिर बेसिक जो फिजिकल नीड्स है वो पेरेंट्स की पूरी करेंगे, और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद बच्चे जो कि पेरेंट्स और डिपेंडेंट्स को रिफ्यूज़ करते हैं बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड्स करने के लिए या फेल हो जाते हैं किसी तरह के कारण, तो कानून की नज़र में ये समझा जाएगा कि जो वो ट्रांसफ़र थी ये ड्यू टू फ्रॉड हुई है और ये किसी दबाव के कारण हुई है, कॉर्शन के कारण हुई है, या फिर बच्चों ने पेरेंट्स या डिपेंडेंट्स को अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया है, और जो ये ट्रांसफ़र है ये पेरेंट्स की ऑप्शन में वॉइड करार दी जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रावधान इस एक्ट के तहत आया है। इसमें देखा गया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को परगला के प्रॉपर्टी अपने नाम कर देते हैं, उसके बाद वो पेरेंट्स की बेसिक जो एमिनिटीज़ है उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो पेरेंट्स अपने आप को हेल्पलेस ना समझें, वो इस एक्ट के तहत उन्हें जो प्रूफ फिर बच्चों ने करना है कि ये गुड फेथ था उस वक्त, ये प्रॉपर्टी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं ट्रांसफ़र हुई है। तो इस एक्ट ने पेरेंट्स को ये अधिकार दिए हैं। इसी प्रकार से इस एक्ट के अंदर जो भी प्रावधान किए गए हैं वो इन एडिशन टू अदर जो एस्टेब्लिश्ड प्रेवलेंट एक्ट है उसके इन एडिशन टू दैट है। ये हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट 2001 कि जो विभिन्न प्रावधान है इसके बारे में बड़े संक्षिप्त शब्दों में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसमें एक और पहलू बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई डिपेंडेंट्स जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी इस एक्ट के अंदर अपने को असहाय फील ना करें, वो भी जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो भी इंटाइटल्ड है। क्वेश्चन उठता है कि वो किससे लें। तो इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो भी उस प्रॉपर्टी को, जो उसकी प्रॉपर्टी के हकदार होंगे, जिसके पास वो प्रॉपर्टी गई होगी, वो डिपेंडेंट उनसे अपना हक ले सकते हैं। मैंने इस एक्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश की कि किस प्रकार से ट्राइब्यूनल्स के सब डिवीज़न लेवल पे गठन हुआ है, किस प्रकार से वो मेंटेनेंस ऑर्डर पास कर सकते हैं, और किस प्रकार से पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र होने के बाद भी अपने आप को असहाय फील ना करें, और कैसे पेरेंट्स अगर एप्लीकेशन लिखने में असमर्थ हैं कैसे ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव्ड पर्सन्स एप्लीकेशंस दे सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ी सी जो ये कानून की जानकारी है इससे आप लाभान्वित हुए होंगे, और आपसे अनुरोध है कि ये जो प्रावधान है आप इसे अपने तक ही ना रखें बल्कि इसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसको इस प्रोविजंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।